बाज़ औक़ात आप अपने घर में ही अपने सिबलिंग्स के साथ एक ही ब्रॉटअप के अंदर पले बड़े होते हैं, पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। आपको यकीन ही नहीं आता कि ये इसकी बहन है, ये इंसान इतना अच्छा और ये बहन इसकी है, या ये बहन इतनी अच्छी और ये इतना निकम्मा नालायक भाई इसका है। समझ नहीं आता आपको इसकी क्या रीज़न है। क्या ये भी पेरेंटल कोई फॉल्ट है हमारा, या पर्सन टू पर्सन खुद भी वेरी करता है कि आप अपने हालात से लड़ के एक मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं, और आपका जो बहन भाई है वो उन्हीं मिजरीज़ में रहना चाहता है, वो उन्हीं हालात में रहना चाहता है, और हर चीज़ का जो हम फिर एंड में आके जब हमने किसी के ऊपर थोपना होता है तो हम कहते हैं हमारे साथ तो हुआ ही गलत है, हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला, हमारे बहन भाइयों को मिल गया, हमें नहीं मिला। अच्छा देखिए, दो बातें हैं। एक तो हमारे एक माहिर नफ्सियात थे एडलर साहब, उन्होंने पूरी शख्सियत की जो थ्योरी दी वो सिबलिंग ऑर्डर पे दी। बड़ा बच्चा, दरमियान वाला बच्चा, सबसे छोटा बच्चा, इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपनी पेरेंटिंग के लाइफ साइकिल के डिफरेंट हिस्सों में होते हैं। पहला बच्चा एक्सपेरिमेंटल लैब होता है, दूसरा बच्चा अपने पेरेंट्स से भी ट्रेन हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ एक बहुत कमीना सा प्लेमेट भी आ चुका होता है क्योंकि वो बड़ा सिबलिंग जो है वो उसमें थोड़ी सी वो होती है ना, टायरनियर। अच्छा, जो सबसे छोटा होता है उस वक्त तक खुल चुके होते हैं मामलात, पेरेंट्स नर्म हो चुके होते हैं, अच्छा ग्रैंड पेरेंट्स भी ट्रेन हो चुके होते हैं, फिर उनको पता भी होता है ये मोस्ट लाइकली हमारा आखिरी बच्चा है, तो उसको तवज्जो प्यार जरा ज्यादा मिल रही है। इसलिए छोटे बच्चे बड़े खड़खड़ाते हैं, हमेशा कहा जाता है छोटा है, दे दो इसको चीज, छोटा अच्छा, है। और आप देखेंगे छोटे बच्चे थोड़े से ना, मतलब मैं आई एम प्राउड ऑफ दैट, ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज्यादा मतलब उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट, दैट्स इट। अच्छा, अब फर्क कहाँ से आता है? फर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है फर्क कहाँ से आ रहा है। हम एडल्टहुड में जाकर अपनी चॉइसेस खुद करते हैं। जीन पूल तो एक ले लिया, पेरेंटिंग भी एक है, नेबरहुड भी एक है, स्कूलों में भी एक गए, लेकिन जब हम स्कूलों में गए, नेबरहुड में मेरा बड़ा भाई डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ खेलते थे, हमारी कॉलोनी में मैं डिफरेंट लोगों के साथ खेलता था, वो खास किस्म की किताबें पढ़ते थे, संजीदा मिजाज थे, मैं ज़रा थोड़ा सा वो जो आपने कहा ना गुलगुले पढ़ते थे, मैं वो पढ़ता था, या कोई उम्र। अच्छा, अब यहाँ से हमारी चॉइसेस ने हमारी शख्सियत की तश्कील करनी शुरू की। फिर जब मैं आपने टीन एज की बात की, टीन एज में तो हम एनर्जी बॉम्ब्स होते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे ज़रा ज़्यादा मुत्तफिक हूँ कि टीन एज में बहुत हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो आप बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी, उसमें आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी रोमांटिक एफिलिएशंस क्या हैं। अच्छा, रोमांटिक एफिलिएशन तीनों, चारों, पांचों सिबलिंग्स महसूस करेंगे, लेकिन कौन अपने वालिदैन और ख़ानदान के खौफ से अपनी उस रोमांटिक एफिलिएशन के इजहार को कर नहीं पाएगा और सारी उम्र मोहब्बत खामोशी रहेगी, और कौन कर देगा, रिबेलियस होगा, जो जाके पहले सेमेस्टर में घर वालों को बता देगा, अम्मी को बता देगा लड़की पसंद आ गई है, अब बताएं आपने जाना कब है। ठीक है, सो दैट वाज एक्चुअली द डिफरेंस, मतलब जो मैंने अपने सिबलिंग्स में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो ये वाली, इसलिए आपको जो सिबलिंग्स में फर्क आता है वो डिस्पाइट बीइंग सिबलिंग्स। आप लाइफ कोच हैं, मैं ज़्यादा सवाल इसलिए उस तरफ करूँ, हालांकि आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे से बात करते हैं, आप बहुत सारे और भी एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग शो है तो मैं चाह रहा हूँ कि उस बारे में बात कीजिए तो ज़्यादा लोग देख रहे हैं। सवाल जो आपसे मैं इस टाइम पे करना चाह रहा हूँ वो खाली स्टिग्मा की बात नहीं करूँगा कि लोग क्या कहेंगे, जाना है, पहले मैं अपनी बात करूँगा, आप एग्री करेंगे। मैंने जाना है, अगर मुझे मेरी परेशानी है, डिप्रेशन है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मैं ठीक हो जाऊँगा, उसको वो क्या ही कर लेगा, मैंने उसे बतानी है बातें सारी, उसने कहना है यार सब ठीक हो जाएगा या गोली दे देगा, मैं ही नहीं जा पा रहा, अभी तो स्टिग्मा छोड़ दें, अभी मैं कहता हूँ कि नहीं यार क्या फ़ायदा होगा आपके पास जाने का, खुदा ना खास्ता मुझे परेशानी है, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे सारे रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे हैं, मेरी दोस्तियाँ ख़राब चल रही हैं, मैं अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल मसले हैं, मुझे बताएं कि मैं अपने आप को ठीक कैसे करूँ, क्या ये मैं खुद से ठीक कर सकता हूँ या नहीं। एक साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत मदद कर सकता है, इस हवाले से पूछूंगा, लेकिन पहले दानिश लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। दानिश, वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है आप? अच्छा, मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा था कि माशरे में अवेयरनेस के हवाले से जी, क्योंकि एक चीज है कि अभी तो हमें ये नहीं समझ रहे कि एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है और स्ट्रेस क्या है। और अगर हमारे माशरे में अगर किसी को हम ये कहते हैं कि यार तेरे चेहरे से पता चल रहा है तुझे कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता ना। पता होता है कि एक बंदा है, कोई भी है, माशरे में उसका क्या स्टेटस चल रहा है अभी बिजनेस में या किसी भी चीज में,
लेकिन वो कबूल नहीं करते। इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा कि इसकी अवेयरनेस के लिए बेसिकली, क्योंकि अगर वैसे भी किसी को कहना चला तुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए तो कहते पागल में डॉक्टर को नहीं ले जाना मैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा किया, बहुत मैं इसी के साथ अटैच कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया दानिश। इस हवाले से जो अवेयरनेस है कि लोगों को कहा जाए कि बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपकी काउंसलिंग होगी। एग्रीड। और मैं दूसरी चीज ये कहूंगा कि मेरे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चलते हैं, तो लोग जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो बजाय काउंसलिंग के वो मेडिसिन दे देते हैं। ये बड़ा मायूब, ये भी बड़ा अहम सवाल है। दुनिया दूसरी ममालिक में भी, दुनिया में भी मैं रह के आया हूँ, तो वहाँ पे बाकायदा काउंसलिंग करते हैं कि 1-1 घंटे का सेशन होता है, कोई भी ऐसा जो केस हो। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि कोई भी साइकेट्रिस्ट मैंने लाहौर में नहीं देखा कि जो बैठ के काउंसलिंग करता है, इवन बात नहीं सुनते पेशेंट की पूरी। अच्छा दानिश भाई, उसके लिए एक मेरा मशवरा है कि अब ये फील्ड्स 2 फील्ड्स में तब्दील हो गई हैं। साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं और साइकेट्रिस्ट अलग हैं। जो साइकेट्रिस्ट हैं वो आपको दवाई दे सकते हैं पेशेंट को उसकी मर्ज के हिसाब से, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए ही होते हैं। तो हमें असल में हाँ, हमें ये डिफरेंस क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पता, हम लोग पहले स्टेप पे ही उनके पास दवाई लेने के लिए। मेडिकेशन मैं इसमें थोड़ा सा ठीक है, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर जो है बता सकते हैं। थैंक यू। लेकिन मैं माजरत के साथ यहाँ पे करूंगा कि माजरत मैं एक बात अपनी कंप्लीट कर लूँ कि जो BS साइकोलॉजी फ्रेश आ रहे हैं हमारे BS करके, फिर वो स्पेशलाइज क्लिनिकल साइकोलॉजी में करके आ जाते हैं, तो उसको हम साइकेट्रिस्ट कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। MBBS के बाद भी जो बनते हैं साइकेट्रिस्ट, वो हर कोई कहता है कि मैं ही सारा कुछ हूँ। ये तो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हलीमा ने कहा हमारी भी आज ठीक करते, मुझे तो लगता है दोनों मेडिकेट कर देता हूँ। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। प्लीज आपने एक वर्ड यूज करना है, नॉट ऑल साइकोलॉजिस्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल ऐसे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होता है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकता है। वो मेडिकेशन भी कर सकता है? नहीं, वो मेडिकल, वो साइकेट्रिस्ट को रेफर कर सकता है। और आइडियल क्लिनिक जैसे हाउस ऑफ वेलनेस में हमने ये किया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर, ये एक आइडियल क्लिनिक बनाते हैं, क्योंकि हमने एक मामले तीनों को चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, आइडियल क्लिनिक में होनी चाहिए। डेवलप्ड वर्ल्ड में आइडियल क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है। अहम तरीन बात जो आपके चैनल के तवज्जुद से बताना चाहूँगा कि कोई भी नफ्सियाती मसला हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होती है, वो मेडिसिन देता है, जिस तरह हमारे कॉलर ने भी कहा 5 मिनट में उसने देखा, और ये जरूरी है। हम रेफर करेंगे ना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आप पहले देख चुके होंगे। मैंने वही कहा कि लोग पहले ही उसके पास चले जाते हैं। हाँ। डायग्नोस, तो गो फॉर ट्रेंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एक नई अताई माहिरीन नफ्सियात भी हैं, क्वैक्स हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर्स, लाइफ कोच, इन जनरल रेकी। अच्छा, रेकी योगा तो चले एक आपको थोड़ा देखिए, दे आर नॉट एग्जैक्टली क्वैकरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को आस्क फॉर द डिग्री, आस्क फॉर द क्वालिफिकेशन लगी हुई होनी चाहिए, जिस तरह एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लगे होते हैं सर्टिफिकेट। एनीवे, दूसरी बात जो आपने कही, क्या हम खुद से हेल्प कर सकते हैं? भाई साइकोलॉजिस्ट भी तो यही कराता है। साइकोलॉजिस्ट कौन सा आपको कोई मतलब कोई जादूगर तो नहीं है, आप ही अपनी मदद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपको रास्ते ट्रिगर करता है, चीजें दिखाता है, आपकी हेल्प कर देता है। आप कहें जी कि मिसाल के तौर पर आपको मौका मिले कि जी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैं पंक्चर खुद आप लगा सकते हैं पंक्चर? आंसर इज यस। विल यू मेक अ गुड पंक्चर? आंसर इज नो। पंक्चर में कौन सी साइंस है? आपके पास सारी चीजें मौजूद हो, आपने 10 दफा देखा है पंक्चर कैसे लगता है, आप लगवा लें। तो उसमें आप हेल्प ले लेते हैं एक माहिर की, प्रोफेशनल की। और माहिरीन नफ्सियात जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसके हवाले से आप ज़हन में रखिए कि वो आप ही को इनेबल करेंगे। 10 सेशन हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर आप ही ने। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि किसके पास आना है। मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो फिज़िकल चीज़ों के डॉक्टर्स हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की, और आप जो है ना वो तो उन्होंने तो आपको ऐसी दवाइयों पे लगाना है आपकी जान ही नहीं छुटनी, और हंस रहे हैं, हाँ 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 हाँ।
मुझे समझ नहीं आती कि लोग अपने ही प्रोफेशन के साथ कैसे सिंसेयर नहीं है, या किसी इंसान की ज़िंदगी के साथ वो कैसे सिंसेयर नहीं है कि वो उसको इस किस्म का मशवरा दे रहे हैं। एक तो लोग पहले ही डरते हैं, दूसरा आपको और डराया जाता है कि इनकी तो दवाइयों पे आप एक दफ़ा लग गए तो आपकी जान ही कभी नहीं छुट पाएगी। क्या ये बात सही है कि जब आप दिमागी किसी खुदा ना खास्ता बीमारी या किसी कन्फ्यूजन की वजह से, डिप्रेशन की या एंजाइटी की कोई पिल्स लेना शुरू करते हैं तो वो आपको हमेशा लॉन्ग लास्टिंग जानी होती है, या वाकई कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, या ये एक मिथ है? अच्छा, पहले तो मैं उस पर कमेंट कर दूं कि नाजरीन को ये जानना ज़रूरी है कि अहलियत और ईमानदारी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है ना? कितनी अच्छी मतलब बात की कॉम्पिटेंस आपने। एंड इंटेग्रिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो हमारे डॉक्टर्स कॉम्पिटेंट तो हो सकते हैं, लेकिन इंटेग्रिटी है या नहीं है, ये आप इसका फैसला करने में ज़रा मोहतात रहें। तो ये वाला जो मशवरा कोई दे रहे हैं, देखिए मेडिसिन कोई दुश्मन तो है नहीं आपकी। अगर मेडिसिन बनी हुई हैं, पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, परहेज कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाइए, अपने रिलेशनशिप्स पे काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। जो हमायूं कह रहे थे, हाँ, अपनी पर्सनल एफर्ट से स्ट्रगल कीजिए। आप सुबह को 5-6 बजे अगर जॉगिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन और जा रही और जो एंडोर्फिन रिलीज हो रहे हैं, कॉर्टिसोल को कम करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, मूड एलिवेटर है, मूड स्टेबलाइजर है ये एक्टिविटी इटसेल्फ एंडोक्रिनोलॉजिकली स्पीकिंग। तो आप कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते तो फिर तो मैजिक पिल मौजूद है एक एंटी डिप्रेसेंट की शक्ल में या एंटी एंजाइटी की शक्ल में। True. अच्छा, अब ये कि हाँ, नफ्सियाती मसाइल हम इसे डिसऑर्डर कहते हैं, डिजीज़ नहीं कहते। कुछ चीज़ ऑर्डर से हट गई, कुछ हैं जो प्रिवेंटेबल नहीं है, मैनेजेबल हैं, कुछ हैं जो प्रिवेंटेबल भी हैं, मैनेजेबल भी हैं। ठीक हो गया। प्रिवेंटेबल से मुराद होता है कि जो एक दफ़ा हो और फिर ना, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ एक दफ़ा हो जाए सारी उम्र जाती नहीं है, लेकिन क्या हर डायबिटिक पेशेंट जो है 5 से 7 साल के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का शिकार होकर मर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम फवाद खान की बात करें, हम वसीम अकरम की बात करें, डायबिटीज 2 है और अर्ली यूथ में होने वाली डायबिटीज है, जिसे सुन के जिसे बड़ा आप डेंजर समझते हो। डिमोरलाइजेशन कितनी होगी अगर 21 साल की उम्र में पता चले आई एम डायबिटिक। लेकिन दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के स्टार्स और हीरोज हैं, और बेहतरीन माहिर हैं उसके। ठीक है, हीरोज हैं जी। अच्छा, इसलिए मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है, पहले बहादुरी से इस चीज़ का इसका इजहार भी करें और इदराक करें कि हो गई है। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। उसमें मैंने जैसे अर्ज किया, गो टू साइकोलॉजिस्ट। अगर तो सिर्फ थेरेपेटिक इंटरवेंशन से मसला हल हो जाता है, वेल एंड गुड, वरना थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट खुद आपको रेफर करेगा कि जनाब थेरेपी भी चलेगी, साथ में अगर मैं आपको साइकेट्रिस्ट को रेफर कर दूं तो थोड़ी सी मेडिसिन भी ले ले। मेडिसिन खाने से तो आज तक कोई वफात नबीला की कॉल लेते हैं हमारे साथ लाहौर से। नबीला, अस्सलाम वालेकुम। नबीला जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाअल्लाह से। आप कैसे हैं दोनों? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने के लिए। आप अच्छी हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं और मैं फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल किया और मैं बहुत आपका शुक्रिया। शो रेगुलरली देखती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये आपकी गेस्ट है, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कोई सवाल है आपका या आपने? जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ अपने जरूर। बारे में। जी जी, जरूर पूछें, जरूर पूछें। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे हर वक्त गुस्सा रहता है और गुस्से, पता नहीं गुस्से की वजह से यहाँ के मेरी दिन के पीछे वाली साइड पे पेन रहता है और गुस्सा रहता है, और कभी दिन के टाइम बहुत ज्यादा नींद आती है और रात के टाइम में सोती ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक बहुत है। शुक्रिया। आपने कुछ पूछना है डॉक्टर साहब? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ये या आपको- कॉमन आपको देखिए, समझ आ- थोड़ी सी जब साइकोलॉजिस्ट कुछ पूछना शुरू करता है ना, तो 2 सेशन तो हमारे सिर्फ हिस्ट्री के होते हैं। अब पैसे विदाउट पैसे आप करें क्यों अपने यहाँ पे, है ना? नहीं, आपके टाइम भी मुझे बड़ा एहसास है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे इन्होंने कुछ पेन का भी जिक्र किया, बॉडी पेन, बॉडी मैस इंडेक्स, आपका वेट, आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ कहाँ स्टैंड करती है। मैं अमूमन ना लोग अपने नफ्सियाती मसाइल लेकर आते हैं, मैं कहता हूँ जनाब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ब्रेन इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, वेयर इज योर बॉडीली हेल्थ, आपका बॉडी मैस इंडेक्स क्या है। अगर कोई शख्स 25 kg ओवरवेट के साथ 33 बरस की उम्र में मेरे सामने बैठा है जी जी, और उसको जी, डिप्रेशन जी, है जी, या जी। एंजाइटी है, तो सबसे पहले तो मैं उसके जो ये Obesity कम करनी होगी, फिजिकल हाँ। हैंडीकैप है, लिमिटेशन है, उसको खत्म करवाऊंगा ना। मैं उसे जितनी मर्जी मैं उसको फ्राइडियन काउच पे रख के और उसके सबकॉन्शियस की तहें खोल दूं साथ में और फ्राइज की प्लेट रख दें, हाँ खुश बाश रहेगा। वो देखिए, उसकी बजाय वो रख, अब वो काम नहीं करेगा बिल्कुल। फिजिकल वेलबींग। तो इनका नबीला का भी एक ये देखने की ज़रूरत है। फिर यूजुअली मदर्स जो हैं
वो सेल्फ केयर से काम नहीं ले रही होती। इनसे मैं अरे, पूछूं ना कि बिल्कुल 24 सही घंटों बात में है। कोई 1 घंटा बताएं जिसमें आप वो करती हैं जो आपको खुश करता है, नहीं निकलेगा। हाँ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए खाना बनाना। हाँ। खुटे खूह में जाए बच्चे खाना बना, कौन सा आपको नहीं, अच्छा लगता है? उन्हीं का बचा हुआ खाना खाना, और उन्हें कभी ना कहना कि मुझे उठ के 1 गिलास पानी भी और वो पिला दो। कहती, बच्चे मेरी डेथ की तरह जिंदगी- पड़े हुए होंगे और मेरी कमाए उनके काम जिंदगी का। मेरे बच्चे हैं, मुझे तो इन्हीं को देख के हाँ, खुशी हाँ। मिल जाती है, हालांकि झूठ। अच्छा, फिर वो जब इतनी आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी ना इन बच्चों की, और आप भूल गए कि जब ये 21-22 बरस की उम्र में दामिश्क में गिरफ्तार होंगे और उनकी तवज्जो और उनकी ये अपनाइयत और बड़े उनके अच्छे लगे आपका ये जज्बात जो है ना वो कहीं और चले हाँ। जाएंगे, फिर जो आप एम्प्टीनेस फील करेंगी ना, और एक एम्प्टी नेस्टिंग भी होगी। अभी 18-20 बरस की उम्र में ये मेरी बच्चे अम्मा का घरों हाथ से- पिटाती थी एक खातून, हमारे घर पे थी और बहनों की तरह थी, तो वो उसे हम कहते थे वो हर वक्त परेशान। तो हमने कहा, मेरी अम्मा उसे कहती कि तुम आधा पौना घंटा कोई वो चीज़ किया करो, तुम्हें अच्छी मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, तुम क्या करो। कहती है नहीं, बस मेरे सर दर्द साईं खुश रहे थे, मेरे तो कुछ और सर दर्द साईं में हमने उसे तकरीबन 22 साल हमारे साथ वो रही है, उसके सर के साईं को मैंने कभी खुश नहीं देखा ना, वो खुश हुई। मिस फुरकान की कॉल लेती, फिर एक सवाल मैंने आपसे पूछना है अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल कैसी है हैं आप आप? लोगों बिल्कुल का? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत कैसी शुक्रिया हैं? पूछने के लिए, आप जी, अच्छी मैं हैं? भी ठीक, शुक्र अल्लाह का। जी, कुछ पूछना जी, चाहेंगे कुछ मिसेस पूछना चाह फुरकान? रही हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इनके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी अपनी। जरूर। जरूर। जी डॉक्टर साहब, 8 माह पहले मेरा सी सेक्शन हुआ था। अच्छा जी। तो जिस वार्ड में मैं थी ना, उसमें एक खातून थी, मेरा ख्याल 40-50 साल उनकी एज होगी, इससे भी ज्यादा। तो वो इतनी खामोश थी, वो किसी के साथ यानी फजूल कोई गुफ्तगू नहीं किया करती थी, यानी किसी ने बुला लिया तो ठीक है। और उनके और मेरे बेड का डिफरेंस 7-8 बेड थे हमारे दरमियान ना। तो 3-4 दिन ना हमें एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिला। तो इन 3-4 दिन में जब लास्ट दिन हमें छुट्टी होनी थी ना, उससे मेरा ख्याल कुछ घंटा पहले ना हम दोनों के बेड जो है ना वो एक साथ आए। अच्छा। तो वो मेरी तरफ देखती नहीं, थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे ना थोड़ी सी गुफ्तगू करना शुरू की। मेरा फास्ट नाम फॉरवर्ड पूछा, कर दें, इतना- कहानी को फास्ट फॉरवर्ड कर दें ताकि जल्दी जी, खत्म हो जी, जाए। मैं वही बताने लगी हूँ। उन्होंने मुझसे कुछ इस तरह की यानी अपनी बातें शेयर की कि मैं हैरान रही कि इस औरत में इतना सब्र है। खैर उन्होंने मुझसे बात शेयर कर ली, ठीक है। उनकी बहन के साथ आज तक मेरा राब्ता है। मैंने जब उनकी बहन से ये जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें तो उन्होंने कभी हमें तक नहीं बताई। मेरे पूछने का, कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब कि उन्होंने मुझसे क्यों बात शेयर की इस तरह की, यानी क्या लगा उनको मेरी बात में, मैं आज तक नहीं समझ पाई ना। 8-9 माह में ना मैं बड़ी कश्मकश में हूँ। I like the ठीक। question अच्छा। वैसे, it's a beautiful थैंक यू Very सो genuine मच। question. अच्छा देखिए, हो सकता है जैसे आपने कहा कि वो मुस्तकिल खामोश खातून थी, उन्हें वो सेफ स्पेस कभी मिली नहीं। उनके ख़ानदान में, उनके अजीज़ अकारिब में, करीब के लोगों से जजमेंट का खौफ, अपने मुतल्लिक होता राय है, का खौफ होता है। इतना ज़्यादा था कि वो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में किसी से अपने उन मसाइल का इजहार कर नहीं सकी। फिर हस्पताल में थी, हस्पताल में हम वैसे भी अकेलेपन, तन्हाई और इसको अंग्रेज़ी में वल्नरेबिलिटी कहेंगे, और थोड़े से ज़्यादा हसास हो रहे होते हैं जब आप हस्पताल में हैं ना, जी। बेड में हैं। उस हसासियत के एहसास के साथ ओवरवेलमिंग होते हुए उन्होंने आपसे इजहार कर लिया अपने जज्बात का। और जो आपने कहा ना, उन्होंने उनके साथ जो हुआ, सब्र, एक तो ये सब्र भी बड़ा ओवररेटेड है। वो जो मायूं बात हो रही थी ना, इजहार जब वक्त पे ना हो पाया और वो चीखें जो सही टाइम पे निकल जानी चाहिए थी, जब सीने में दब जाती हैं ना, तो फिर वो बड़ी गूंज होती है। मजबूरी बड़े का तेज नाम- हो डॉक्टर साहब, मजबूरी इतने का कह रहे हो नाम हमने शुक्रिया अडॉप्ट, कर इतने दिया। कह रहे हो सबर भी ओवररेटेड देखिए- करा थे की करा मैं देखिए, नहीं, सबर तो जहर adapt- खा लिया। मैंने अवॉइड और ऑल्ट्रेशन की भी बात की, मैंने एक्सप्रेशन की भी बात की। मैं तो अडॉप्ट में, मेरे घर में सिर्फ देखिए- अडॉप्ट चल सकता है, अल्टरनेट नहीं चल सकता। थैंक यू सो पर मच डॉक्टर साहब, इट वाज लवली मीटिंग यू। हलीमा, इतने सवाल हैं। क़यामत के दिन सब चीज का हिसाब होगा, इम्तियाज से एक अलग हिसाब होगा। मेरा एक सवाल था जो मेरे दिल में रह गया, लेकिन बहुत इतने नहीं, सवाल नहीं, है आपसे बहुत पूछने के लिए। सवाल है हम जो आपको दिल दोबारा में रह दावत देंगे गए। इंशाल्लाह। अभी डॉक्टर साहब आपने हमसे वादा करके जाना है कि आप जल्द दोबारा आएंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आ रही हैं और हमारे भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमने अभी तक पूछे ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। यहाँ पे